हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार यानी बीपीएससी, जिसका फरवरी में नोटिफिकेशन आना है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ तमाम एग्जाम्स की या टीचर बनने की तैयारी आपको कराई जाती है। तो बीपीएससी में पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो पोर्शन है, वो मैं आप सभी लोगों के लेके आता हूँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी सभी में। तो आज जैसे कि मैंने इसके पहले बीपीएससी क्लास ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरह से कम टाइम में आपको कोर्स कवर करना है, हमने उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे हाँ बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी लोगों के लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं, जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं बिहार में, तो हमारी संस्था का जो नंबर है 9628959237 9628959237 पे तो कॉल कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे 18489291 आप इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सभी लोग फटाफट आ जाए, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात वहाँ पे कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उसके बारे में कहा गया है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है उसके बारे में बताया गया है कि यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो अधिकार, आप लोग सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको सिद्धांत का एक टॉपिक दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत का एक टॉपिक दिया हुआ है। उस राजनीतिक सिद्धांत में आपका एक टॉपिक अधिकार भी है। और उसमें 2 प्रकार के अधिकार आपको जानने होते हैं। एक होता है नकारात्मक और दूसरा जो होता है वो होता है सकारात्मक। ठीक, तो यहाँ पे अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। भगवान की इच्छा का विकासवादी, यही ऑप्शन सही है, विकासवादी प्रक्रिया। विकासवादी में ऐतिहासिक समय से लेकर के आज के वर्तमान समय तक अधिकारों का जो प्रारूप होता रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो विकासवादी प्रक्रिया जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये बी इज द राइट आंसर। ठीक, किसका वर्णन करने के लिए थॉमस हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा कि नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है क्या दूसरे का है। तो थॉमस हॉब्स ने यह बात कही थी। अब इस प्रश्न का आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि किसका वर्णन करते हुए थॉमस हॉब्स, जो कि एक थिंकर में आते हैं आपके सिलेबस में, सिसरो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक कानून को अगर हटा दो, कौन सा कानून, नागरिक कानून, अगर नागरिक कानून को अगर आप हटा दो तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का है। तो ये किसका वर्णन करते हुए कह रहे थे कि अगर नागरिक कानून को हटा दो, तो नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, प्रकृति की स्थिति की बात कर रहे थे, राजा के अधिकार की बात कर रहे थे, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो थॉमस हॉब्स किसका वर्णन कर रहे थे, थॉमस हॉब्स वर्णन कर रहे थे राजा के अधिकार का, कि अगर राजा के अधिकार को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या उसका अपना है क्या दूसरे का होगा। क्योंकि जब राजा का कोई अधिकार नहीं रहेगा, सब नागरिकों का ही हो जाएगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा हमारा है कौन सा दूसरे का है। और राजा का अधिकार अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर इस बात को आप अच्छे से जान पाएंगे कि राजा का अधिकार क्या है और नागरिकों यानी प्रजा का अधिकार क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो सही, बिल्कुल देवभास्कर लोधी जी कह रहे हैं सर सी होगा, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है, पूरी तरीके से सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा का उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। समाज के प्रतिबंध, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय क्या है।
जो स्वतंत्रता की बात होती है कि लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है सिद्धांत में, उसकी सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उपाय क्या होगा? उसकी स्वतंत्रता का सबसे बेहतरीन उपाय समाज के प्रतिबंध होंगे, कि विधायिका का सकारात्मक विपक्ष होगा, कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक तो या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे कि आज भी हमारे देश में अगर हम सिद्धांत से हट करके वर्तमान समय में अगर हम बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अपने देश के संविधान की अगर हम बात करें, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी नागरिकों को, देश के नागरिकों को क्या मिला हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। और सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं, भारत देश के संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 to 35 अनुच्छेद 12 से 35 में स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन उसमें अधिकार कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32, जो कि क्या कहता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। और हमारा अनुच्छेद 226 के आधार पर आप कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो क्या है? वो स्वतंत्र है। और यही रीज़न है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। देश के संविधान की हृदय और आत्मा कहा है कि अगर जिस तरह शरीर में आत्मा निकल जाए, हृदय काम करना बंद हो जाए, आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से अगर ये अधिकार ना रहे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई सरकार कर रही है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर ये अधिकार नहीं रहा तो आप सब सिस्टम खत्म। तो इसीलिए स्वतंत्रता का सबसे सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका हमारे यहाँ की क्या है? स्वतंत्र है। ये सबको पता है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है? दो तरह की समानता होती है। जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं, थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पे समानता दो तरीके की होती है। एक समानता होती है नकारात्मक, एक समानता होती है नकारात्मक, और दूसरी समानता होती है सकारात्मक। दो तरह की समानताएं होती हैं। तो नकारात्मक अर्थ में समानता का क्या मतलब है, ये आप थ्योरी पोर्शन में आप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। विशेषाधिकारों का अभाव, कानून के शासन का अभाव, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान हो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक अर्थ में जो आता है समानता, उसका मतलब होता है विशेषाधिकारों का अभाव, स्पेशल प्रिविलेजेस की कमी। ठीक है। होता क्या है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको सम स्पेशल प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार उनको प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकार क्या होते हैं? उनको प्राप्त होते हैं। अब इसी विशेषाधिकारों में कमी करना या उनमें अभाव मतलब कमी लाना या समाप्त करना, ये किसका सूचक होता है? नकारात्मक समानता का। कि भैया अगर आप विशेषाधिकार कम कर देंगे, जो कुछ वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार, जैसे आप फ्रांस की क्रांति अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे वहां के समाज को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में क्या था? राजा पादरी लोग आते थे, चर्च के पुजारी आते थे। सेकंड स्टेट में अमीर लोग आते थे, और थर्ड स्टेट में गरीब किसान मजदूर लोग आते थे, मिडिल क्लास के लोग आते थे। तो फर्स्ट और सेकंड में जो लोग आते थे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, विशेषाधिकार मिला हुआ था। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी के लोगों को नहीं मिला था। इसी की वजह से क्रांति हुई वहां पे। तो जो विशेषाधिकार होते हैं उसी में कमी करना नकारात्मक समानता का अर्थ होता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक, आगे चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? बताइए, निम्नलिखित में से न्याय और समानता के बीच में घनिष्ठ संबंध कौन बताता है? तो न्याय और समानता के बीच में आदर्शवादी, समाजवादी, बहुलवादी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां बताना है कि न्याय और समानता, ये दोनों आपके जो ऑप्शन है, न्याय और समानता टॉपिक है, ये आपके सिद्धांत की थ्योरी में दिया हुआ है। किसमें दिया है? सिद्धांत में। गुड आफ्टरनून श्रेष्ठ, सिद्धांत में आपका आता है। तो इसके बीच में घनिष्ठ संबंध जो बनाता है
वो बनाता है समाजवाद, समाजवादी, ये बी ऑप्शन। समाजवाद क्या होता है? समाज जहां पे लोगों को समानता की बात की जाती है, जहां पर लोगों के न्याय की बात की जाती है, ये सब इसी में आते हैं समाजवाद। इसके पहले पूंजीवाद था, उसके पहले सामंत युग था, उसके पहले दास प्रथा थी, उसके पहले आदिम समाज हुआ करता था। तो वहां पे ये सब चीजें नहीं, ना तो न्याय थी ना तो समानता। लेकिन समाजवादी विचारधारा है, समाजवाद में समानता भी थी और न्याय भी थी। जैसे आज का दौर समाजवादी दौर चल रहा है, समाजवादी दौर चल रहा है, तो आज के दौर में न्याय की बात भी होती है और समानता की बात भी होती है। दोनों का घनिष्ठ संबंध जो है समाजवाद से है। जी बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में यह कहा कि यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके? ये किसने कहा था? नहीं श्रेष्ठ जी, ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, बिहार का है। बाकी 4 बजे से अपने टाइम पे क्लास होगी, यूजीसी की भी होगी और 5 बजे से आपकी टीजीटी पीएचटी एलटी की भी होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी परिस्थिति में उसकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके? स्वराज समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू समिति या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये 1928 में बनी थी नेहरू समिति, ठीक है, नेहरू समिति थी, उसी में मौलिक अधिकारों के बारे में ये बात कही गई थी। सिंपल सा प्रश्न है जी, सी इज द राइट आंसर। श्रेष्ठ जी, सी इज द राइट आंसर। तो आंसर आपका सही है, नेहरू समिति। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? ग्रोटियस, रूसो, लॉक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होगा? इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आपको इसमें सही होगा? निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? ग्रोटियस ने कहा था, रूसो ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, किसने कहा था? गुड आफ्टरनून गुड हृदय जी, गुड आफ्टरनून। सी आंसर बता रहे हैं कि सर सी होगा, बिल्कुल जी जी जी, जॉन लॉक राइट आंसर। जॉन लॉक थे जिन्होंने, आपको याद होगा, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार, तीनों की बात की थी। और जॉन लॉक सर ही क्या हैं? उदारवाद के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने संपत्ति के अधिकार को प्रायोरिटी दी थी, कहा था कि बाकी दोनों अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का, ये संपत्ति में क्या है, समाहित है, संपत्ति के अधिकार को प्रायोरिटी दी थी। तो इसी बारे में उन्होंने कहा था कि निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए कहा था कि आप देखेंगे कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। उन्होंने संपत्ति के अधिकार की बात की थी। तो आंसर सही है सी, हाँ जॉन लॉक, सी इज अ राइट आंसर। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का यह मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? दार्शनिक, राजा, परोपकारी शासक, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? कौन सा आंसर होगा? देखिए, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो कहां से बिलोंग करता था? मैंने प्लेटो सबसे पहले ही पढ़ाया है। प्लेटो बिलोंग करते थे एथेंस से, यूनान से, ठीक है। और वहां की शासन प्रणाली कुछ ऐसी थी, वहां की शासन प्रणाली कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से प्लेटो के जो गुरु थे, जिनका नाम था सुकरात, उनको अपने हाथों से ही क्या करना पड़ा था? विषपान यानी जहर पीना पड़ा था सुकरात को।
विषपान करना पड़ा था, यानी जहर पीना पड़ा था सुकरात को। अब सुकरात को जब जहर पीना पड़ गया अपने हाथों से, तो उससे बहुत खिन्न हो गया। उन्होंने देश छोड़ दिया, भ्रमण किया। उसी समय उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन किताब भी लिखी थी, रिपब्लिक, प्लेटो ने। और उसी किताब में इन्होंने एक किसकी बात की थी, एक आदर्श राज्य की बात की थी। किसकी बात की? आदर्श राज्य की, कि एक न्यायपूर्ण आदर्श राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, और एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़ करके न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। और इसीलिए इन्होंने आदर्श राज्य की बात मानने की बात की थी, और कहा आदर्श राज्य का निर्माण तभी होगा जब वहां का राजा कैसा होगा, दार्शनिक होगा। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा की जब बात की तो शिक्षा को दो भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। उन्होंने शिक्षा को दो भागों में डिवाइड किया था। पूरा क्वेश्चन में गायब हो गए तो चलिए, उसका आंसर था दार्शनिक राजा। उसका आंसर था दार्शनिक राजा, बिल्कुल बिल्कुल। और दो प्रकार की शिक्षा की बात की थी। एक ऐसी शिक्षा जिसमें लोगों को व्यायाम, संगीत सिखाया जाए, जो प्राथमिक शिक्षा थी। प्रौढ़ शिक्षा में कहा गया लोगों को एजुकेशन देने के बाद उनको समाज में खुला छोड़ दें, और जब उनको अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी तब वो दार्शनिक राजा बनने के क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। इसकी बात की थे, तो आंसर सही था, वो ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर बताइए। अरे वाह ऋतु जी, क्वेश्चन देख के बता दी। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके थॉमस हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? 9वें प्रश्न का आंसर बताइए कि 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके थॉमस हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? बहुत सिंपल सा है। चार्ल्स प्रथम थे, जॉर्ज प्रथम थे, चार्ल्स द्वितीय थे, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। 9th का आंसर बी आ रहा है, 9th का आंसर सी आ रहा है कि सर बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर सी होगा। तो आंसर सही है सी, चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स प्रथम नहीं थे उस समय। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत समझ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सामाजिक समझौते का सिद्धांत बोलते हैं। इसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसके पास गया था? थॉमस हॉब्स के पास गया था। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेब ने, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल, सब ये सबसे सिंपल प्रश्न है। अभी मैंने कल भी प्रैक्टिस कराया था नेट जेआरएफ में, तो वहां पे या एलटी में कराया था, तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात हुई थी। तो वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, यह प्रश्न ऐसे पूछता है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? वेब, कार्ल मार्क्स कौन थे? ये पूछ रहा है। श्रेष्ठ जी कह रहे हैं सर बी आंसर होगा। आंसर कार्ल मार्क्स दे रहे हैं कि सर कार्ल मार्क्स होगा। ये आंसर बता रहे हैं कि सर इसमें कार्ल मार्क्स होगा, तो बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स जिन्होंने कई सारी थ्योरी दी थी, जैसे इन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात की। वर्ग संघर्ष में इन्होंने अमीर और गरीब की बात कही थी। कल ही मैंने बताया था कि अमीर गरीब का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और ये वर्ग संघर्ष आज से नहीं चला आ रहा है। कार्ल मार्क्स ने खुद कहा कि मैंने नहीं कहा है कि वर्ग संघर्ष चला, ये शुरू से देखा गया है। तो कहा गया भैया शुरू से कैसे देखा गया? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आदिम समाज होता था। आदिम समाज होता था, आदि मानव लोग रहा करते थे। उत्पादन के साधन पर सभी का नियंत्रण होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद दास प्रथा युग आई। दास प्रथा युग में कुछ गुलाम हुए, कुछ शासक हुए, गुलामी का दास को खरीदते थे, बेचते थे। फिर सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग में भी, सामंत मतलब अमीर लोग थे और गरीब लोग भी थे, वहाँ भी एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है। फिर पूंजीवादी युग आया। पूंजीवादी युग में पूंजीपति लोग थे जो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिर समाजवाद आया। समाजवाद आया और उन्होंने कहा समाजवाद कैसे आया कि मजदूरों ने मिल करके पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति कर दी, और जब सारे पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया,
लेकिन उसके बाद भी थोड़े पूंजीपति क्या थे, बचे हुए थे। थोड़े बहुत पूंजीपति क्या थे, बचे हुए थे। थोड़े बहुत पूंजीपति बचे हुए थे और इसीलिए वैज्ञानिक समाजवाद को इन्होंने क्या नाम दिया था, संक्रमणकालीन अवस्था कही थी कि अभी थोड़े बहुत पूंजीवादी बचे हुए हैं, कल को ये नासूर बन जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने कुछ संक्रमणकालीन अवस्था कही समाजवाद को। तो ये देखिए ना, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो दिया कार्ल मार्क्स दिया है, और क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बताया कि पहले आदिम समाज था, फिर दास प्रथा थी, फिर सामंती युग, फिर पूंजीवाद युग, फिर समाजवाद। और जिस दिन समाजवाद में थोड़े बहुत पूंजीवादी बचे हुए हैं, जिस दिन सब खत्म हो जाएंगे तो जो अवस्था आ जाएगी वो कौन सी अवस्था आ जाएगी, साम्यवाद की। ये तो इसीलिए इनको जनक माना जाता है। नमस्कार रंजन जी। अगला प्रश्न, किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? लाइसेंस फेयर, सब लेसेस फेयर का सिद्धांत पढ़ते हैं, उपयोगितावाद का, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसकी तुलना कभी कभी जो है व्यक्तिवाद से की जाती है? ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको बताना है किसकी तुलना की जाती है, व्यक्तिवाद से की जाती है। तो देखिए, उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जर्मी बेंथम ने इसको दिया था, जेसमिल ने इसको आगे बढ़ाया था उपयोगितावाद की थ्योरी को। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स भैया से जुड़ा हुआ है कि कैसे अमीर गरीब का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे व्यक्तिवाद की बात ही नहीं है, लाइसेंस फेयर का सिद्धांत, यही ए ऑप्शन है आपको, जिसको हम लेसेस फेयर पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल श्रेष्ठ जी, रिंकू जी, बिल्कुल ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, लेसेस फेयर का सिद्धांत। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए, केवल वो कार्य जो लोग इसे करने के लिए कहते हैं, या न्यूनतम कार्य करने चाहिए। तो इसमें एक से अधिक सही होगा या लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही होगा? देखिए, व्यक्तिवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाद में क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाद में यह कहा जाता है जो मैक्सिमम कार्य होंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्य जो होंगे वो किसके पास होंगे, व्यक्तियों के पास होंगे, लोगों के पास होंगे। राज्य का काम बहुत बस थोड़ा सा है कि आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप न्याय व्यवस्था देखिए, यही सब आप देखिए। बाकी किसी भी मामले में आप नागरिकों के अधिकारों में, उसके कार्यों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी किसी भी कार्य में आप उनके क्या करेंगे, हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी ये सारे कार्य आप करिए, ठीक है। तो यहां पे सारे काम नागरिक करेगा, राज्य का कार्य सिर्फ लिमिटेड है, सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था, ये सब, यही इतने काम कहा गया है। तो ये काम बस इतना ही काम करना है, यानी ये सीमित हो गया। तो व्यक्तिवाद में राज्य क्या हो गया, सीमित हो गया, कुछ ही कार्य कर रहा है, तो कम से कम कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, न्यूनतम कार्य, कि कम से कम आप हस्तक्षेप करेंगे। बिल्कुल श्रेष्ठ जी, कम से कम आप हस्तक्षेप करेंगे। इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? यह प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको यह बताना है किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है। कार्ल मार्क्स ने, डी टॉकविले ने, जॉन डेनिंग ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुमत का अत्याचार किसने माना है? जी बिल्कुल, बस उतना ही काम करेगा, शांति, सुरक्षा और न्याय का। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? कार्ल मार्क्स, टॉकविले, डेनिंग। आंसर बी आ रहा है कि सर बी होगा? तो बिल्कुल सही है, टॉकविले। इन्होंने ही कहा है कि लोकतंत्र क्या है, बहुमत का अत्याचार है। ठीक, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है।
साम्यवाद के बारे में किसने कहा? यह एक टोपी की तरह है जिसे अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। ये ऐसा प्रश्न है जो बीपीएससी, ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूं ना, ये बीपीएससी में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। टीआरई 2.2 मैंने पहले प्रैक्टिस कराया है, आप देखेंगे तो ये प्रश्न आए हुए हैं। और ये प्रश्न आपको यूपी के टीजीटी में भी मिलेगा, पीजीटी में भी मिलेगा, एलटी में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा कि साम्यवाद के बारे में किसने, साम्यवाद कौन सी अवस्था होती है? एक ऐसी अवस्था जहां पे कोई वर्ग नहीं होता है, अमीर गरीब कोई नहीं होता, उत्पादन के साधन पे सबका बराबर अधिकार होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। तो उसके बारे में किसने कहा है? एक टोपी की तरह है जिससे अपना आकार खो दिया है, कोई भी इसे पहन सकता है, कोई वर्ग ही नहीं है वहां पे, अमीर गरीब कोई है ही न, पूंजीपति न मजदूर, जो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। तो ये बात किसने कही है? लेनिन ने कही है, हिटलर ने कही है, मार्क्स ने कही है। 14वें का बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये राइट आंसर है। बिल्कुल, ये बात जिन्होंने कही थी उनका नाम था प्रोफेसर जोड। ये बहुत बार पूछे गए हैं, प्रोफेसर जोड़ सर थे ये। अच्छा, ये ऋतु कुशवाहा जी कह रहे हैं कि CEM जोड़, हाँ बिल्कुल वही थे और कोई नहीं था, बिल्कुल सही है, इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। 13वां संवैधानिक संशोधन, 24वां संवैधानिक संशोधन, 39वां संवैधानिक संशोधन, बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा बताइए? बताइए कौन सा आंसर इसमें होगा कि गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 13वां संशोधन, 24वां संशोधन, 39वां संशोधन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही आंसर है, आंसर जो बी बता रहे हैं, 24वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1967 इज अ राइट आंसर, इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। बिल्कुल रितु जी, श्रेष्ठ जी, बिल्कुल दोनों लोग का आंसर यहां पे सही है। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, किसने कहा है? LD वाइट सर ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस सर ने कहा है, HJ लास्की ने कहा है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, या किसने कहा है? LD वाइट ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, HJ लास्की ने कहा है। और सही बात है, आज हमारे देश में लोकतंत्र है तो सत्ता पे नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिहार में देखिए नीतीश चर्चा कर रहे हैं खेला, अब होता है कि नहीं होता है। और जितनी अधिक शक्ति होगी उतनी अधिक आवश्यकता भी होती है नियंत्रण के लिए। ये बात किसने कही है? आंसर आ रहा है ए होगा, आंसर आ रहा है सी होगा, आंसर सही है ए, LD वाइट सर ने कहा है। LD वाइट सर ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ए इज अ राइट आंसर। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? दोनों सदनों में से किसी एक में, केवल विधानसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, एक से अधिक या एक, कोई एक, इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक कहां पेश होता है? धन विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक की बात कर रहा है। दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब यहां पे हो गया विधानसभा में और विधान परिषद, ठीक है। और दोनों सदनों में पेश किया जाता है कि केवल विधानसभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? 17th का आंसर क्या होगा बताएं? बिल्कुल सही आंसर है केवल विधानसभा में। केवल विधानसभा में राज्य में धन विधेयक जो प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल विधानसभा में लाया जाएगा। उसी प्रकार से केंद्र में
लोकसभा होती है और केंद्र में एक राज्यसभा होती है, संसद में। तो केंद्र में केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है बस। उसी तरीके से राज्य में केवल विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। और संयुक्त बैठक का तो प्रावधान इसके लिए है ही नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान तो है ही नहीं। हाँ, केंद्र में केवल लोकसभा में, राज्य में केवल विधानसभा में लाया जाता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान तो धन विधेयक के बारे में है ही नहीं। अगर धन विधेयक की जगह कोई साधारण विधेयक होता तो उसमें होता। भारत के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? अगर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है या उसको प्रतिबंधित करना है तो उसकी शक्ति किसके पास सुरक्षित है? भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल वो सामान्य विधेयक पे, बिल्कुल। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होगी, राज्य के राज्यपाल के पास होगी, राज्य के विधानमंडल के पास होगी? नहीं, किसी के पास नहीं है। इनमें से कोई, वो होती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, संसद। ठीक है, हाँ बिल्कुल, संसद के पास सिर्फ होती है, संसद ही कहा बढ़ा सकती है और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो आंसर आपका सही है ई, इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको तो सब कर लेंगे। सही होना भी चाहिए कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 9, 11, एक से अधिक? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये सबको पता होगा। भारत देश के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसको छोड़ दीजिए, सब जानते होंगे। भारत के क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? भारत में क्षेत्रीय परिषदें किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? जो भारत में क्षेत्रीय परिषद है, किस संवैधानिक संशोधन 24वां, 14वां, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? बताइए आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? 14वां संवैधानिक संशोधन, 24वां संवैधानिक संशोधन, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956? तो बिल्कुल 20वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में क्षेत्रीय परिषदें जो है स्थापित की गई हैं। बिल्कुल ये आंसर सही है, सी इज अ राइट आंसर। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी, कितनी थी? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो 1956 के आधार अंतर्गत कितनी थी? 15 और 5, 14 और 6, 14 और 8। ये सबसे सिंपल प्रश्न है, ये सबसे सिंपल प्रश्न है, ये सबसे सिंपल प्रश्न है। तो आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, 14 और 6। तो भारत के भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वो थी 14 और 6। तो बिल्कुल सही आंसर है 14 और 6, 21 का बी इज द राइट आंसर। ये सब तो सिंपल। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में, कहाँ पे स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में था, हैदराबाद में है, शिमला में है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है? ये इनमें से एक में कोई, इसमें आंसर जो सही है आपका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में।
भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? 2/3 बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ, साधारण बहुमत के साथ, कोई दो या कोई नहीं? ये तो सबसे आसान प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे आसान है ये। अगर भारत में नए राज्यों का निर्माण करना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता कैसे होगी? तो ये आप संविधान का भाग 1 जब पढ़ते हैं, भाग 1 उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3 पढ़ेंगे। तो राज्यों का भूभाग, निर्माण, क्षेत्र, सीमा, नाम बदलना सब उसी में दिया है। और संसद करेगा नए राज्यों का निर्माण, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद और प्रस्ताव दोनों सदन से कैसे पास करेगा? सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत के साथ। तो सी इज अ राइट आंसर। हाँ, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से ज्यादा, चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो। तो ये सी इज अ राइट आंसर। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अभी हमने संसद का चैप्टर पढ़ा था, उसमें तमाम प्राक्कलन समितियां, लोक समितियां, मतलब जो 2 तरह की समितियां होती हैं, तदर्थ और स्थायी समिति, दोनों के बारे में पढ़ा था। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 24वें का आंसर क्या होगा? कि लोक लेखा समिति जो होती है, जो लोक लेखा समिति होती है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति जो होती है, जो संसद में होती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है। 2 तरह की समितियां होती हैं, एक होती है तदर्थ समिति, दूसरी होती है स्थायी समिति, ठीक है। और इन्हीं में तमाम समितियां आती है, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, तमाम समितियां आती हैं। और लोकलेखा समिति जो होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर महोदय करते हैं। मैक मोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में पूछा था आपसे। बताइए, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, मैक मोहन रेखा किसके बीच का विवाद है? ये तो बहुत हलवा प्रश्न है। रेड क्लिफ किन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? मैक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच बनती है? ये तो सब सिंपल प्रश्न है। बिल्कुल सही आंसर, भारत और चाइना, भारत और चाइना। इसी तरह से डूरंड रेखा हो गई, रेड क्लिफ रेखा हो गई, ये तो ज्योग्राफी में आता है लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस से पूछा था। ये बीपीएससी टीआई 2.0 में ये सारे क्वेश्चन आए थे और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से पूछा था। ठीक, भारत और चीन, बिल्कुल सही आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? 21, 26, 32 या कौन सी थी? बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की संविदा, संविदा मतलब समझौता जो था, कितने अनुच्छेदों से बनी थी? 21, 26, 32 कितने अनुच्छेद थे उसमें? बिल्कुल सही आंसर 26। 26 अनुच्छेद थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद शांति वार्ता के दौरान जो राष्ट्र संघ की संविदा तैयार की गई थी वो बनी थी 26 अनुच्छेदों से। बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1945 में, 1946 में, 1950 में। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग, बताइए कौन सा आंसर होगा? संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछ रहा है, किसके माध्यम से हुई थी? कब हुई? सब कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 1946 में हुई थी, 1950 में हुई थी। कब हुआ था? 1945, 46, 50? बिल्कुल सही, 1946 में। 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बी इज अ राइट आंसर, 1946 इज अ राइट आंसर। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यानी यूनाइटिंग फॉर पीस
प्रस्ताव का सहारा लिया था? स्वेज संकट 1956, कांगो संकट 1960, कोरियाई संकट 1950, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव का सहारा लिया था? बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें? नवंबर 1950, बिल्कुल, कोरियाई संकट। तो कोरियाई संकट के लिए ही शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव का सहारा लिया था इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनओ। अब आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी में संयुक्त राष्ट्र प्रश्न बन रहा है तो सिलेबस कितना बड़ा है। आईआर भी इसमें है, तुलनात्मक राजनीति भी इसमें है, सिद्धांत भी इसमें है, संविधान भी इसमें है, विचारक भी हैं, सब इसमें आते हैं। सी इज द राइट आंसर। कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? सबसे आसान प्रश्न, कानून का शासन किस अनुच्छेद में पूछ रहा है ये? किस अनुच्छेद में पूछ रहा है ये? कानून का शासन अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 19 में है, 21 में है। भैया 21 में तो जीवन जीने का अधिकार है, ये तो है ये नहीं है। 17 में तो छुआछूत का अंत है, ये बताया गया है, अनटचेबिलिटी को रिड्यूस किया गया है। और अनुच्छेद 19 में तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, ठीक है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो कानून का शासन इनमें से किसी में नहीं, यानी ई ऑप्शन है। कानून का शासन अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 14 में विधि का शासन, समानता के अधिकार में पहला आर्टिकल पढ़ेंगे आप, ठीक। तो ये अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। 21 में जीवन जीने संबंधी अधिकार है, 21 के ए में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब दिया गया है। तो ये आंसर होगा। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। ये सबसे आसान प्रश्न है, ये सबसे आसान प्रश्न है कि पंचायती राज लागू करने वाला जो था पहला कौन सा था? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। ये सबसे आसान प्रश्न है, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। राजस्थान, राजस्थान पहला वो था जहां पे ये लागू किया गया था, बिल्कुल सही आंसर, राजस्थान इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्रैक्टिस सेट में, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ये आपके सब किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल साइंस पीजीटी का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो बातें हो रही हैं कि फरवरी में वैकेंसी आएगी, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो इसके लिए अभी से बैच स्टार्ट है टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 पे कॉल करना है। कॉल अगर बिजी है तो आप उससे अपना व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, सारी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में शाम 4 बजे टीचर्स एकेडमी की सेकंड ब्रांच यूजीसी एकेडमी पे, जहां पे यूजीसी नेट जा रहा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूं। मंडे को उसका पेपर है। चलिए मिलते हैं उस पर शाम 4 बजे। नमस्कार।